भूमध्य सागर का एक छोटा सा द्वीप जिसकी आबादी शायद भारत के किसी एक छोटे शहर से भी कम होगी। हाँ बिल्कुल। मतलब आज वो भारत की सबसे बड़ी वैश्विक और रणनीतिक साझेदारियों में से एक का केंद्र बन रहा है। 16 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश, इंडो पैसिफिक महासागर की नीतियों में सीधा दखल और भारत के रक्षा उद्योग के साथ एकदम आमने सामने का गठजोड़, जो कि काफी बड़ी बात है ना? सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी वैश्विक महाशक्ति की बात हो रही है, लेकिन असल में हम साइप्रस की बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। हम लोग ना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमेशा आकार या फिर सैन्य ताकत के चश्मे से देखने के आदी हैं। सही बात है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि आज की दुनिया में प्रभाव केवल क्षेत्रफल से नहीं तय होता, बल्कि कनेक्टिविटी और रणनीतिक अहमियत से तय होता है। बिल्कुल। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य बिंदु है। आज हमारे पास जो विस्तृत रिपोर्ट्स और दस्तावेज है ना, वो 2026 में भारत और साइप्रस के बीच होने वाली एक बेहद अहम स्टेट विजिट पर केंद्रित है, जो कि बहुत ही क्रूशल विजिट है। हाँ, तो हमारा मकसद इन दस्तावेजों का विश्लेषण करके बस ये समझना है कि कैसे ये दोनों देश अपने रिश्तों को एक सामान्य साझेदारी से निकालकर एक बहुत ही गंभीर रणनीतिक साझेदारी या कहें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं। बिल्कुल। साल 2027 में इनके राजनयिक संबंधों के 65 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सारा जो असली एक्शन है ना, वो अभी 2026 की इस विजिट से ही शुरू हो रहा है, जहां पूरा फोकस सीधा रक्षा, सुरक्षा और व्यापार के नए रास्तों पर आ गया है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा को सही संदर्भ में समझने के लिए ना हमें सबसे पहले कूटनीति की शब्दावली पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक साझेदारी से स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक साझेदारी की ओर बदलाव का जिक्र है, और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अच्छा, तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या होता है? देखिए, एक व्यापक साझेदारी में आप संस्कृति, शिक्षा और सामान्य व्यापार पर बात करते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता रणनीतिक हो जाता है ना, तो उसका सीधा सा मतलब है कि अब दोनों देश एक दूसरे के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों, रक्षा प्रौद्योगिकियों और भू राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और सोची समझी नीति के तहत किया गया बदलाव है। सही कहा, लेकिन कोई भी रिश्ता रातों रात रणनीतिक तो नहीं बन जाता ना? बिल्कुल नहीं। जब हम इसके पीछे के कारणों को तलाशते हैं तो अब सबसे पहले आर्थिक नींव सामने आती है। हमारे डेटा के अनुसार साइप्रस भारत में निवेश करने वाले टॉप 10 निवेशकों में से एक है। हाँ, टॉप 10 में। मतलब साल 2000 से लेकर अब तक साइप्रस ने भारत में 16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किया है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि एक छोटा सा द्वीपीय देश इतना बड़ा निवेश कैसे कर सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं से ना चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। बताइए। देखिए, 16 बिलियन डॉलर का मतलब ये नहीं है कि ये सारा पैसा केवल साइप्रस के स्थानीय नागरिकों या वहां की सरकार का है। साइप्रस दशकों से यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक बहुत बड़ा वित्तीय हब रहा है। अच्छा। वहां की कर प्रणाली, उनके बैंकिंग नियम और उनका जो कानूनी ढांचा है वो इतना मजबूत है कि दुनिया भर की संस्थाएं अपना पैसा साइप्रस के रास्ते निवेश करती हैं। तो मतलब एक चैनल की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जब साइप्रस के रास्ते भारत में 16 बिलियन डॉलर आते हैं ना, तो ये दर्शाता है कि वैश्विक पूंजी साइप्रस के वित्तीय तंत्र और भारत की विकास गाथा दोनों पर एक साथ भरोसा कर रही है। में कोई ऐसा साइलेंट इन्वेस्टर हो जिसने सालों तक खामोशी से पैसा लगाया हो, लेकिन अब वो अचानक से अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठना चाहता है। बिल्कुल वही। इतने सालों तक 16 बिलियन डॉलर का निवेश चैनल करने के बाद अब साइप्रस और भारत नई संस्थागत बातचीत शुरू कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल में विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और कॉन्सुलर मामलों पर नए डायलॉग्स का जिक्र है। और अगर हम इन बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। कैसे? भाई, जहां 16 बिलियन डॉलर का वित्तीय प्रवाह हो रहा हो, वहां की डिजिटल पाइपलाइन का सुरक्षित होना तो सबसे जरूरी है ना। हाँ, आज के समय में तो निवेश नकद में नहीं होता। बिल्कुल, वो सर्वर और डेटा पैकेट्स के जरिए होता है। इसीलिए साइबर सुरक्षा पर बातचीत सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये उस विशाल आर्थिक ढांचे की सुरक्षा की गारंटी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जहां तक कॉन्सुलर मामलों की बात है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देश अपने पेशेवरों, IT विशेषज्ञों और कामगारों की आवाजाही को कानूनी और तार्किक रूप से आसान बना रहे हैं। और जब इतना बड़ा आर्थिक दाव लगा होना, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए एक कूटनीतिक ढाल भी चाहिए होती है। यही वजह है कि साइप्रस केवल निवेश नहीं कर रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए राजनीतिक बैटिंग भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। रिपोर्ट में एकदम साफ तौर पे कहा गया है कि साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत की स्थायी सीट के दावेदारी का पुरजोर और बिना किसी शर्त के समर्थन करता है। और ये समर्थन बहुत मायने रखता है। साइप्रस यूरोपीय संघ का हिस्सा है। हाँ। जब एक यूरोपीय देश खुले तौर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की वकालत करता है ना, तो ये वैश्विक बिरादरी में एक पूरा का पूरा नैरेटिव बनाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि साइप्रस भारत को सिर्फ एक उभरते हुए बाजार के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वो भारत को वैश्विक व्यवस्था को आकार देने वाली एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में देखता है। और जब इस तरह का कूटनीतिक और आर्थिक विश्वास बन जाता है, तो अगला स्वाभाविक कदम व्यापारिक रास्तों को पक्का करना होता है। एकदम सही। और यहीं से हमारी ये चर्चा कनेक्टिविटी की तरफ मुड़ती है। रिपोर्ट में साइप्रस को यूरोपीय संघ के लिए एक गेटवे यानी प्रवेश द्वार बताया गया है। अब अक्सर कूटनीति में इस गेटवे शब्द का इस्तेमाल इतनी बार होता है कि एक घिसा पिटा जुमला सा लगने लगता है। असल में इस गेटवे का जमीनी या कहें कि लॉजिस्टिक मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, यूरोपीय संघ 27 देशों का एक बहुत बड़ा और जटिल बाजार है। ठीक है। अब अगर कोई भारतीय कंपनी या भारतीय माल सीधे जर्मनी या फ्रांस जाना चाहता है, तो उसे कई तरह के लाल फीताशाही और स्थानीय नियमों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अलग अलग देशों के अलग नियम। बिल्कुल। लेकिन साइप्रस यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य है। अगर भारतीय माल, सेवाएं या कंपनियां साइप्रस में स्थापित हो जाती हैं या वहां से प्रवेश करती है ना, तो उन्हें कानूनी रूप से पूरे यूरोपीय सिंगल मार्केट तक आबाद पहुंच मिल जाती है। अरे वाह। उन्हें 27 अलग अलग देशों के कस्टम्स या नियमों से नहीं जूझना पड़ता। इसके अलावा एक और बड़ी बात है। क्या? साइप्रस जल्द ही यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी संभालने वाला है, जिसका मतलब है कि यूरोपीय संघ की नीतियां तय करने वाली मेज
पर भारत का एक करीबी भागीदार बैठा होगा। ये लॉजिक तो बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ मेरे सामने सोर्स मटेरियल का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। अच्छा। हाँ, इसमें लिखा है कि साइप्रस औपचारिक रूप से भारत द्वारा शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IOPI में शामिल हो गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक मिनट, अगर कोई भी नक्शा उठाकर देखे ना तो साइप्रस भूमध्य सागर में है बिल्कुल। और इंडो पैसिफिक महासागर वहां से हजारों किलोमीटर दूर है। भूगोल के हिसाब से एक भूमध्य सागरीय देश का इंडो पैसिफिक की पहल में शामिल होना तो बिल्कुल बेतुका लगता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सतह पर देखने में ये शायद बेतुका लग सकता है, लेकिन आज की भू राजनीति में समंदर अलग अलग नहीं है। वे सब आपूर्ति श्रृंखलाओं या कहीं की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे लाल सागर और स्वेज नहर के आसपास के तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। हाँ, बिल्कुल हिला दिया था। तो साइप्रस को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता बाधित होती है या वहां व्यापारिक जहाज रोके जाते हैं तो उसका सीधा असर स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर और अंततः साइप्रस के बंदरगाहों पर पड़ेगा। ओहो, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन ने दुनिया की दूरियों को एकदम खत्म कर दिया है। अगर हिंद महासागर में कोई हलचल होती है तो साइप्रस की अर्थव्यवस्था में तुरंत महंगाई बढ़ सकती है। एकदम सटीक विश्लेषण। साइप्रस ये जानता है कि उसका आर्थिक अस्तित्व सुरक्षित समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इसीलिए वो हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और स्थिरता की पहलों में भागीदार बन रहा है। और इस बात की पुष्टि एक और बड़े कदम से होती है। वो क्या है? साइप्रस यूरोपीय संघ के भीतर फ्रेंड्स ऑफ IMEC समूह में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी, ये तो वो महत्वाकांक्षी व्यापारिक गलियारा है जो भारत के पश्चिमी तट को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब होते हुए रेल और समुद्री मार्ग से यूरोप से जोड़ेगा। सही कहा। अब जरा इस रूट की कल्पना कीजिए। जब माल मध्य पूर्व से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करेगा तो यूरोप की तरफ उसका पहला सबसे करीबी और सुरक्षित यूरोपीय पड़ाव कौन सा होगा? जाहिर है साइप्रस ही होगा। बस अब ये डॉट्स पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे दिमाग में। मतलब साइप्रस केवल यूरोप का कोई आम देश नहीं है, बल्कि वो भारत के इस नए व्यापारिक महामार्ग का एक बहुत ही अहम एंकर या कहें कि लंगर है। बिल्कुल। अगर IMEC सफल होता है तो साइप्रस यूरोप का सबसे बड़ा ट्रांजिट और लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसलिए वो यूरोपीय संघ के अंदर इस कॉरिडोर का दोस्त बनकर भारत की तरफ से वकालत कर रहा है। और ये वकालत बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ना यूरोपीय संघ के भीतर सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। हाँ, सबकी सहमति चाहिए। साइप्रस का समर्थन भारत के लिए यूरोप के दरवाजे खोलने की एक चाबी की तरह काम कर रहा है। लेकिन देखिए, जब आप इतने बड़े ट्रेड कॉरिडोर बनाते हैं और जब दो देशों के बीच $16 बिलियन का व्यापारिक हित जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। सुरक्षा की। बिल्कुल। इन व्यापारिक रास्तों को, इन मालवाहक जहाजों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि बिना हार्ड पावर या सैन्य सुरक्षा के कोई भी आर्थिक कॉरिडोर सिर्फ एक कागजी सपना बनकर रह सकता है। और यहीं से 2026 की जो स्टेट विजिट है उसका सबसे भारी और रणनीतिक हिस्सा सामने आता है। रक्षा सहयोग। हाँ, दस्तावेजों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके लिए दोनों देशों ने एक नया रोडमैप तैयार किया है जो 2026 से 2031 तक लागू रहेगा। 5 साल का रोडमैप? ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल का रोडमैप ये दर्शाता है कि ये केवल 1-2 बैठकों या कुछ हथियारों की खरीद का मामला नहीं है। ये दोनों देशों की सेनाओं, रक्षा प्रणालियों और रणनीतिक सोच को एक साथ अलाइन करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस रक्षा सहयोग के तहत ना एक बहुत ही खास पॉइंट ने मेरा ध्यान खींचा है। इसमें बताया गया है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM और साइप्रस क्लस्टर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जो रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। अब रुको, अगर हम रक्षा निर्माण में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ यूरोपीय तकनीक खरीद नहीं रहा है, बल्कि साइप्रस के रास्ते सीधे यूरोपीय रक्षा बाजार में अपनी जगह बना रहा है। जी, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? और हमारे सुनने वालों के लिए क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये साइप्रस क्लस्टर दरअसल है क्या चीज? आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले साइप्रस क्लस्टर को समझते हैं। ये कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये साइप्रस की उन उन्नत रक्षा, एरोस्पेस और डुअल यूज तकनीकी कंपनियों और शोध संस्थानों का एक पूरा इकोसिस्टम या समूह है। डुअल यूज मतलब जो नागरिक और सैन्य दोनों में काम है? हाँ, और ये कंपनियां ना बड़े टैंक या लड़ाकू विमान नहीं बनाती, बल्कि ये साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, सर्विलेंस सिस्टम और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम पुर्जों में महारत रखती हैं। यानी वो तकनीक जो भविष्य के युद्धों में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल। और जब भारत का SIDM, जो कि भारतीय रक्षा निर्माताओं का सबसे बड़ा संगठन है, इस साइप्रस क्लस्टर के साथ समझौता करता है ना, तो इसका मैकेनिज्म बहुत साफ है। क्या मैकेनिज्म है? भारतीय कंपनियां साइप्रस के साथ मिलकर नई तकनीकों पर रिसर्च कर सकती हैं। चूंकि साइप्रस यूरोपियन संघ में है, इसलिए वहां विकसित या प्रमाणित किए गए रक्षा उपकरण सीधे तौर पर यूरोपीय मानकों को पूरा करते हैं। अच्छा। इस तरह भारत के रक्षा उद्योग को यूरोप के बहुत ही सख्त और जटिल रक्षा बाजार में प्रवेश करने का एक सीधा और वैध रास्ता मिल जाता है। ये भारत के मेक इन इंडिया और रक्षा निर्यात के लक्ष्यों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक कदम है। मतलब रक्षा का मतलब अब सिर्फ तोपे खरीदना नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। सही बात है। लेकिन इसी सुरक्षा के ढांचे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका दस्तावेजों में जिक्र है, आतंकवाद विरोध या काउंटर टेररिज्म। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। आपको ये सोच सकता है कि साइप्रस तो एक बड़ा शांत सा पर्यटन स्थल है, वहां कोई सीमा पार से गोलाबारी तो होती नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है। तो फिर एक भूमध्य सागरीय द्वीप भारत के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म पर काम कैसे कर सकता है? इस सहयोग का असल मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए ना हमें आधुनिक आतंकवाद की प्रकृति को समझना होगा।
आज का आतंकवाद सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार बन चुका है जिसे पैसे की जरूरत होती है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि साइप्रस यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक बहुत बड़ा वित्तीय केंद्र है। ओह, तो इसका मतलब है कि वहां से बहुत सारा पैसा इधर उधर होता है। सही पकड़ा। आतंकवाद की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों का जाल अक्सर ऐसे ही वित्तीय हब से होकर गुजरता है। बिल्कुल। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति उसे मध्य पूर्व के बेहद करीब रखती है, जो ऐतिहासिक रूप से भू राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र रहा है। तो जब भारत और साइप्रस काउंटर टेररिज्म पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाते हैं ना, तो वे असल में खुफिया जानकारी साझा कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग। हाँ, साइप्रस भारत को उन संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, डाक मनी के फ्लो और फ्रंट कंपनियों के बारे में अहम डेटा दे सकता है जो आतंकी नेटवर्क्स को जिंदा रखते हैं। भारत के लिए, जो दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है, ये जानकारी उस फंडिंग की जीवन रेखा को काटने में सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। ये एक बहुत ही गहरा और अहम पहलू है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़े ना, तो तस्वीर बहुत साफ और स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही खामोशी से शुरू हुआ था। साल 2000 के दशक में ये महज एक आर्थिक साझेदारी थी, जहां एक वित्तीय हब भारत के बढ़ते बाजार में $16 बिलियन लगा रहा था। जी। फिर ये रिश्ता कूटनीतिक समर्थन में बदला जब भारत की दावेदारी तक पहुंची। और आज इन 2026 की रणनीतिक बैठकों के साथ ये रिश्ता इंडो पैसिफिक की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बचाने, आईमेक जैसे ऐतिहासिक व्यापारिक कॉरिडोर को आकार देने और 2031 तक के रक्षा औद्योगिक गठजोड़ तक पहुंच चुका है। और यही कंप्रिहेंसिव से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि 21वीं सदी की कूटनीति अब पुराने खांचों में काम नहीं करती। ये केवल भूगोल के बारे में नहीं है, बल्कि साझा हितों, भविष्य की तकनीक और सप्लाई चेन की सुरक्षा के बारे में है। सच में इन दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद ये साफ हो जाता है कि 2027 में जब ये दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 65 साल का जश्न मनाएंगे, तो वे केवल इतिहास की पुरानी फाइलें नहीं पलट रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका ध्यान पूरी तरह से भविष्य पर होगा। कैसे नई कनेक्टिविटी बनेगी और कैसे एक दूसरे की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। ये गहन चर्चा हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने का एक एकदम नया और व्यवहारिक नजरिया देती है। और इसी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर आगे विचार किया जाना चाहिए। अच्छा, सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर भूमध्य सागर का एक छोटा सा द्वीप, जो नक्शे पर भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा रणनीतियों का हिस्सा बन सकता है, अगर वो भारत और यूरोप को जोड़ने वाले IMEC जैसे विशाल आर्थिक कॉरिडोर का एक मुख्य लंगर बन सकता है, तो क्या हमें पड़ोसी देश की पुरानी परिभाषा को पूरी तरह से बदलना नहीं पड़ेगा? ये तो है। क्या आधुनिक कूटनीति और आज की दुनिया में पारंपरिक भूगोल से कहीं ज्यादा देशों के बीच की कनेक्टिविटी ही नया भूगोल बन गई है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। मतलब भूगोल नहीं, बल्कि सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी ही अब नए बॉर्डर हैं। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि भारत और साइप्रस के बीच पनप रहे इस नए रणनीतिक भूगोल को समझने में ये विश्लेषण आपके लिए, सभी सुनने वालों के लिए मददगार साबित हुआ होगा।